जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो ने मिलकर के रिलीज किया है वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 का। ये जो रिपोर्ट है ये बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है और ये दुनिया भर के 181 जो देश हैं उसमें वुमेन के स्टेटस को इवेलुएट करती है। इसके जो डायमेंशंस हैं वो है इंक्लूजन, जस्टिस और सिक्योरिटी। 3 डायमेंशंस पे ये काम करते हैं। इसके बहुत सारे और भी पैरामीटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस रिपोर्ट में हम ये समझेंगे कि क्या इस रिपोर्ट की खास बातें रही, इंडिया की क्या इसमें इंडेक्स में पोजीशन रही, इंडिया की जो पोजीशन है उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस रिपोर्ट में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम WPS इंडेक्स 2025-26 की बात करें तो जो इसकी ग्लोबल फाइंडिंग है उसमें थोड़ी बहुत चिंता है। जैसे इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रेंड दिखाता है इस रिपोर्ट में वो स्टैग्नेशन के यहाँ पे क्षेत्र पे है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये डिक्लाइन भी हो रहा है। मतलब जो वुमेन सेफ्टी की बात है या जो ये इंडेक्स है वो बता रही है कि ठहर सा गया है, अब कुछ ज्यादा प्रोग्रेस जो है देखने को नहीं मिल रही है ग्लोबली। 3 डिकेड तक जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिली। 3 डिकेड के बाद जब अभी ये रिपोर्ट आई है तो उसमें बताया जा रहा है कि लगभग रुका हुआ सा ऐसा दिख रहा है। कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर ये जो स्तर है उसका नीचे जा रहा है। ये भी बताता है कि जो कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर है वो पहले की तुलना में राइज हो चुका है। 2010 से अगर कंपेयर करें तो 74% का इंक्रीज हुआ है कन्फ्लिक्ट एक्सपोजर में। दुनिया भर की 676 मिलियन जो वुमेन है वो कन्फ्लिक्ट में एक्सपोज हो चुकी हैं पास्ट ईयर में। कन्फ्लिक्ट का एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजों से होता है। मतलब ये है कि ऐसे भी इलाके बहुत सारे आ रहे हैं जहां पर कन्फ्लिक्ट की वजह से जो वुमेन की कंडीशन है वो वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और हमने देखा है पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में हर जगह लगभग कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे इसराइल की बात हो, आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर, और जो पूरा एक मिडिल ईस्ट में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं, यमन वगैरह में, अफ्रीका में भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं। वहीं पे हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये आंकड़ा सामने आया है। वहीं पर इसमें यह भी बताया गया है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी का आपस में लिंक है। ये बताया गया है कि जहां पर जो वुमेन का स्टेटस है वो हाई है, वहां पर यह देखा गया है कि वो देश ज्यादा पीसफुल है, ज्यादा प्रॉस्परस है और ज्यादा रेजिलियंट सोसाइटीज हैं उन देशों में। और जहां पर वुमेन की जो कंडीशन है वो कम है, मतलब काफी नीचे है, वो देश भी उतने ही ज्यादा, मतलब वहां पे उतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, वहां पे उतनी ज्यादा और डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं, भुखमरी कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन है, शांति तो भूल ही जाइए कि वहां पे शांति है, और वो देश बहुत ज्यादा पिछड़े भी हैं, ये बताती है रिपोर्ट। दूसरा यहाँ पे रीजनल ट्रेंड की अगर बात करें तो ये बताता है कि रिपोर्ट में पॉजिटिव यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला है ईस्ट एशिया और पैसिफिक में। और जो कि एक सरप्राइज है कि जहाँ पर कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नेशंस हैं जैसे यमन वगैरह हो गया, वहां पर कन्फ्लिक्ट हैं लेकिन फिर भी वहां पर जो ट्रेंड है थोड़ा पॉजिटिव साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड या ग्लोबल फाइंडिंग की बात है, तो ये इस रिपोर्ट में आती है। वहीं पर अगर हम बात करें टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज की, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 10 देश हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जिसमें सबसे नंबर 1 पे है डेनमार्क, जिसको 0.939 जो स्कोर है वो मिला है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कोर होता है इसमें ये 0 से 9 के बीच में होता है। मतलब अगर कोई कंट्री बहुत ही खराब है तो 0 स्कोर, कोई कंट्री बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, तो उसको 1 स्कोर मिलेगा। इसके बीच में स्कोर लाई करते हैं, इसलिए 0.939 ये डेनमार्क को मिला है। आइसलैंड को आप देखेंगे तो 9.932 मिला है। नॉर्वे को देखेंगे तो 0.924 मिला हुआ है। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। बाकी ये टॉप 10 कंट्रीज को आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं यूरोप में पाई जा रही हैं। वहीं पर अगर हम देखें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को तो ये यहाँ पे पाई जाती हैं। बाकी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह भी नहीं आता है। और ये जो आप इन देशों को अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सारे देश काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, काफ़ी ज़्यादा पीस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये मतलब जो टॉप 10 कंट्रीज हैं इनमें आप स्टेग्नेशन जो वाली जो बात है, जैसे आप देखिए डेनमार्क कितने ज़्यादा क्लोज है 1 के, वही आइसलैंड की भी वही बात है, वही बात नॉर्वे के लिए भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो नॉर्वे है वो स्वीडन है, इसमें टाई हो रखा है ना। इसमें ऐसा नहीं कि स्वीडन 4th नंबर पे, बस टाई है।
दोनों के स्कोर बराबर है। और सेम बात आती है ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा, यहाँ पे गलत पॉइंट आउट हो गया है, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रिया आपका यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया है, दोनों अलग अलग देश होते हैं। तो इनके भी जो स्कोर हैं वो क्या है, टाई हैं आपस में, है ना। तो 9वें नंबर पे ये आ रहे हैं। तो टोटल ऐसे मैंने शुरुआत के ऐसे 10 जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। तो ये है टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज। अब हम अगर वर्स्ट की बात करें टॉप 10, तो आप इनमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो देश हैं ये अफ्रीका से आ रहे हैं या फिर मिडिल ईस्ट के आसपास के ऐसे देश हैं। ये सारे सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है, जिसमें सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की। 0.279 यहाँ पे इसको स्कोर मिला, मतलब देखिए कितना क्लोज टू जीरो है। और अगर आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टॉप रैंक डेनमार्क से, तो लगभग 3 गुना जो है यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। मतलब इसका 3 गुना करेंगे तो डेनमार्क की पोजीशन है। तो इतना ज़्यादा खराब यहाँ पे कंडीशन है औरतों की। और ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की जो रैंक है वो जब से तालिबान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो वो जो रैंक है उसमें ये जो है कमी देखने को और ज़्यादा मिल रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यमन को देखिए, या फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, सीरिया हो गया, सूडान, हैती, DR कॉन्गो, बुरुंडी, साउथ सूडान और म्यांमार। म्यांमार आप देखेंगे भारत का पड़ोसी राज्य, यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। यहाँ पर मिलिट्री अपना काम कर रही है, सिविल वॉर छिड़े हुए पड़े हैं, मतलब गवर्नमेंट है नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो इन्हें आप देखेंगे ये सारी कंट्रीज हैं, ये टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे औरतों की जो स्टेटस है सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिलता है। वहीं पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें अपना देश भी देखना होगा, जो है इंडिया। मतलब इंडिया की जो रैंक है वो इसमें आई है 131, 131वीं रैंक है। 181 देश में 131वीं रैंक है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन ये रैंक सुधरनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बाकी देशों की तुलना में यहाँ पर अगर आप देखें जिस हिसाब से इंडिया का फ्यूचर सोचा जा रहा है 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, तो हम बिना औरतों की कंडीशन में सुधार लाए हुए ऐसा देश नहीं बन सकते। वैसे अगर देखें 2023 में जो इंडिया का स्कोर था वो 0.595 था। अब जो स्कोर है बढ़ करके 0.607 हो चुका है। मतलब स्कोर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम इसमें स्टडी जो है प्रोग्रेस वो कर रहे हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारे आसपास के देश हैं, तो उससे अगर देखें तो जैसे नेपाल और श्रीलंका से इंडिया रैंक में पीछे, मतलब यहाँ पर औरतों की कंडीशन अच्छी पाई गई है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया की कंडीशन काफ़ी ऊपर आती है। वहीं पर अगर हम बात करें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। मतलब जो बैंक अकाउंट ओनरशिप वगैरह है, तो उसमें जो महिलाओं की भागीदारी वो बढ़ती हुई दिख रही है। महिलाओं का जो सेल फोन यूज़ है वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सेल फोन का यूज़ कर रही हैं। वहीं पर अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया में वो है वुमेन सेफ्टी को लेकर के। और ये सेफ्टी ऐसा नहीं किसी अनजान व्यक्ति से है, वो सेफ्टी की बात हो रही है जो हाई इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है उसको लेकर के। मतलब ज़्यादातर ऐसे समझिए कि जो महिलाओं के जो पति हैं या फिर जो हाई इंटीमेट पार्टनर कोई भी हैं, उनसे वायलेंस जो है इंडिया में वुमेन के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया की रैंक में कमी देखने को आई है। दूसरा है पॉलिटिकल लीडरशिप का। भारत में जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसमें महिलाओं का जो शेयर है वो काफ़ी लो है। भारत को एक विकासशील देश है और विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है संसद में हमारे, उसमें कमी देखने को मिली, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। वहीं पे अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि कितनी महिलाएं जो हैं काम काज में लगी हुई हैं लेबर फोर्स की तरह, तो उसमें हम देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी वो लो है और स्टैग्नेंट है। मतलब कम तो है लेकिन स्टैग्नेंट हो चुकी है, मतलब रुक सी गई है, बढ़ भी नहीं रही है। तो ये बात बताती है कि महिलाओं की भागीदारी हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी कम है ऐसा। तो ये इंडिया के लिए चैलेंजेस में मार्क किए गए हैं। अगर इस में इंडिया को सुधार करता है तो जाहिर सी बात है इंडिया की भी रैंक अंडर 100 आ सकती है। अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए और क्या कहा गया है, इंडिया के लिए रिपोर्ट ने नोट किया है कि इंडिया जो है, इंडिया इज मेकिंग स्टडी गेन्स बट अनइवन प्रोग्रेस। मतलब इंडिया धीरे धीरे गेन तो कर रहा है लेकिन उसकी प्रोग्रेस अनइवन है। मतलब ऐसा है, कभी इंडिया की जो रैंक है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, कभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक कोई इवन प्रोग्रेस ऐसा दिखाती नहीं है, ये रिपोर्ट ऐसा बताती है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, चाहे वो सेफ्टी को लेकर के हो, लेबर फोर्स को लेकर के हो, सारी चीज़ों को लेकर के, मतलब वो एग्जिस्ट तो करता ही है हमारे कानून में, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है बहुत सारे औरतों की रिगार्डिंग सेफ्टी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी,
वो अभी भी अर्जेंट उसको अटेंशन की जरूरत है। मतलब मौके हैं, मतलब सरकार ने कानून बना रखे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और बहुत सारे प्रोत्साहन के भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप देखते ही होंगे कि आप चाहे कोई लोन लेने जा रहे हो, स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी महिलाओं के लिए लोन की सुविधा दी जा रही है कि अच्छा वुमेन है तो उनको मिल जाएगा लोन। बहुत सारे इस तरह के फ्रेमवर्क, मतलब बहुत सारे इस तरह के पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, लेकिन उसमें भागीदारी भी तो औरतों की आनी चाहिए, उतना ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। तो ये ना सिर्फ एक केवल सरकार के लिए चैलेंज है, बल्कि एक सोसाइटी के लिए भी चैलेंज है कि जब तक हमारी सोसाइटी इस बात को नहीं देखेगी कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए और उसी तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उपलब्ध कराने चाहिए, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपसे ये सोच सरकार ही सारी चीज़ें करे तो ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है। इसमें हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, इसको अपनी जो सोच है उसको थोड़ा और चेंज करना होगा। अगर हम बात करें इस WPS इंडेक्स के डायमेंशंस की, तो इसमें जो 3 डायमेंशंस हैं, पहला है इंक्लूजन, दूसरा है जस्टिस और तीसरा है सिक्योरिटी का। तो इसको अलग-अलग जो पैरामीटर्स है ना, उसमें बाँधा, मतलब अलग-अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे इंक्लूजन की बात करें तो इंक्लूजन में एजुकेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है और सेल फोन का यूज़ है। तो ये बताता है कि कितनी महिलाओं जो है एजुकेट हो रही हैं आपके देश में जो हैं, उसमें से कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है उनको मिल पा रहा है, मतलब नौकरी मिल पा रही है, कितनी महिलाएं हैं जो हमारी संसद में रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब आप सोचिए वहाँ पे जो महिला के अधिकारों की बात है, अगर उसको रखने के लिए महिलाएं उपलब्ध नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो वो बताता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास बैंकिंग की सुविधा का एक्सेस है, और सबसे आखिरी में पांचवा है सेल फोन का यूज कितनी महिलाएं कर रही हैं। तो इसमें दो जो पैरामीटर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और सेल फोन यूज, तो इंडिया का बढ़ा हुआ है और उसमें अच्छी पोजीशन है, लेकिन बाकी ऊपर के जो 3 हैं उसमें जो है हमें और सुधार करना है। जस्टिस की बात करें तो इसमें अब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन जो है, फिर एक्सेस टू जस्टिस है, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी है, और फिर है सन बायस, मतलब जो सेक्स रेशियो का फील्ड है उसको। तो ये इसको नापता है, मतलब महिलाओं के लिए जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो लीगल प्रोविजंस हैं वो है कि नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो तो इंडिया में है ही और उसका इस्तेमाल भी होता ही है। फिर उनको न्याय मिलने की एक्सेस कितनी ज़्यादा है, मतलब कितने आसानी से वो उनको न्याय मिल पाता है, तो ये यहाँ पे सोसाइटियल चैलेंज यहाँ पे आता है। वहीं पे मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके जिंदा बचने की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के है, और सन बायस जो कि इंडिया में पहले था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आप अगर सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि औरतों को ये कहा जाता है कि मतलब बेटा होना चाहिए, बेटी होने से फिर शोक मनाते हैं लोग, ऐसा करते हैं। तो वो जो क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे नापा जाता है। फिर है सिक्योरिटी, मतलब जो इंटीमेट पार्टनर का वायलेंस है, जो महिलाओं के पार्टनर हैं तो उनके द्वारा कितना वायलेंस जो है उनके ऊपर हो रहा है। अब वायलेंस का मतलब मारपीट से ही नहीं होता है, वायलेंस भी आपका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का होता है, तो वो यहाँ पे है। फिर है कम्युनिटी सेफ्टी, मतलब कि वो महिला अपने समाज में कितना सेफ महसूस कर रही है, घर में अपने सेफ है कि नहीं है, फिर बाहर वो कितना सेफ है, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कितना है महिलाओं के प्रति, फिर प्रॉक्सिमिटी टू कन्फ्लिक्ट, कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के आसपास वो है। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी में नापी जाती हैं। तो यहाँ पे 5, 5, 4, 9, 9, 4, 13, तो टोटल 13 जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पे रैंक करी जाती है। तो इंडिया का रैंक 131 है, जो कि मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। इंडिया की रैंक को थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए, अंडर 100 आना चाहिए, तभी हम 2047 का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। बाकी आपका क्या विचार है, ओपिनियन, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।